अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमने जी आज जॉइन किया है डॉक्टर मुक़्तदर खान साहब ने। आप सब सर को जानते हैं, बड़ा ज़बरदस्त उनका एक यूट्यूब चैनल भी है, उस पे भी जाइए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और साथ-साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज हम बात करेंगे ज़रा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की, जहाँ पर इंडियन फॉरेन मिनिस्टर की जो स्पीच थी, उसके ऊपर भी हम सर से पूछेंगे कि वो उनको कैसी लगी और साथ-साथ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने जो वहाँ पर बात की, तो दोनों लोगों की बातों को वो किस तरह से देखते हैं और क्या समझते हैं कि किसकी जो स्पीच थी वो बेटर थी। वैसे तो खैर सर इंडियन है तो यकीनन इंडिया को बेटर कह देंगे, लेकिन सर थोड़ा बहुत होपफुली कि पाकिस्तान की साइड पे भी कोई बात करेंगे। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो जी मच। जी थैंक यू आरजू जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। और आपके सुनने वालों को भी मेरे तरफ से सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। सर क्या कहेंगे आप, कैसी लगी आपको दोनों लीडर्स की बात यूनाइटेड नेशन में जो उन्होंने की है? देखिए, ये दिस इज अ स्टोरी ऑफ नॉट टू बट थ्री स्पीचेस। यहाँ पे तीन तकरीरें थी। आपने देखा होगा कि शहबाज शरीफ साहब की तकरीर नियरली डबल थी टाइम में। तो यूं कहिए कि तीन स्पीचेस थी, 15-15, 16-15-16 मिनट की। एक जो डॉक्टर जयशंकर ने दी इंडिया की तरफ से 15-16 मिनट की, और उसके बाद जो शहबाज शरीफ साहब ने दो स्पीचेस दी 15-15 मिनट की। मैं आपको भी समझाऊंगा कि मैं व्हाई आई सी देम एज टू डिफरेंट स्पीचेस। लेकिन जो इमीडिएटली जो स्ट्राइक होता है, ऐसा लगता है कि वो दोनों डिफरेंट प्लैनेट्स में बैठे हुए हैं। जिस दुनिया के बारे में जयशंकर बात कर रहे हैं, वो उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है जिस दुनिया के बारे में शहबाज शरीफ। तो फॉर एग्जांपल आप अगर देखेंगे, सिवाय टेररिज्म के रेफरेंस को और कुछ कॉमन ही नहीं था दोनों की बातों में। दैट इज द मोस्ट स्ट्राइकिंग पॉइंट कि यू कैन सी के एजेंडा कितना बदल गया। और मुझे बड़ी शिकायत है कि जयशंकर साहब ने ना आपका नाम लिया, ना मेरा नाम लिया, ना पाकिस्तान का नाम लिया अपनी तकरीर में। ही डिडंट टॉक अबाउट दीज इश्यूज, वो दूसरी चीजों की बात कर रहे थे। तो मैं पहले शहबाज शरीफ के बारे में बताता हूँ। उनकी जो फर्स्ट 10 मिनट की जो स्पीच थी, तो बेसिकली वो बता रहे थे कि पाकिस्तान में फ्लड की वजह से क्या हालात हुए हैं। एंड सो ही डिड अ वेरी गुड जॉब कि दुनिया को बताने के लिए दो तीन चीजें कि देखिए हम कितनी तकलीफ में हैं, नंबर वन। नंबर टू, इस प्रॉब्लम के हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो उनका जो बेसिकली क्लाइमेट जस्टिस की तरफ जो इशारा था, और इशारा क्या, बहस भी थी क्लाइमेट जस्टिस की, दैट इज वेरी वेलकम, वेरी वैलिड। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, हमारी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स हैं जो डिमांड कर रहे हैं कि वी हैव ए डिस्कशन ऑन पाकिस्तान फ्लड्स। तो हमने 1 अक्टूबर को स्केड्यूल भी किया है, और इनफैक्ट मैं ढूंढ भी रहा था पाकिस्तान के स्कॉलर्स को भी बुलाने के लिए टू स्पीक एट दैट फोरम, कि वी वांट एवरीबॉडी टू अंडरस्टैंड कि दुनिया में एक फंडामेंटल इनजस्टिस है अबाउट क्लाइमेट इनजस्टिस। यानी कि मिसाल के तौर पे जो पाकिस्तान का कंट्रीब्यूशन है ग्लोबल वार्मिंग के लिए, वो इतना नेग्लिजिबल है, लेकिन जो ग्लोबल वार्मिंग के असरात है, इट इज बेयरिंग द ब्रंट ऑफ इट। तो ये क्लाइमेट जस्टिस की बात है। तो पहली तकरीर में उन्होंने ही डन ए प्रीटी गुड जॉब ऑफ लेइंग इट आउट। फिर उसके बाद जो सेकंड उनकी तकरीर थी, मुझे लगता है कि वो पुराने 2-3 साल पुरानी वो स्पीच लेकर आ गए। वही कश्मीर का मसला, फिर वही इंडिया के खिलाफ, और फिर वही फलस्तीन का मसला, और देन ही एंड्स। तो बेसिकली ही टुक टू शॉट्स एट इंडिया इन द सेकंड पार्ट ऑफ द स्पीच। पहला कश्मीर को लेकर, फिर दूसरा फिर इंडियन मुस्लिम्स को लेकर। तो पीछे जो जो चार मेजर आइटम्स थी उनकी सेकंड स्पीच में, ऐसा लग रहा था कि ही वाज एडवोकेटिंग मोर फॉर कश्मीरी, एडवोकेटिंग फॉर इंडियन मुस्लिम्स, एडवोकेटिंग फॉर अफगानिस्तान और पैलेस्टीनियंस। तो जहां तक अफगानिस्तान का सवाल है, ये इमरान खान की सुन्नत पे चल रहे हैं। ये बेसिकली ट्राइंग टू गेट द वर्ल्ड टू रिकॉग्नाइज अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की मदद करें। लेकिन पाकिस्तान ने भी अफगानिस्तान को अभी रिकॉग्नाइज नहीं किया। तो मेरा तो पहला उनको रिस्पांस ये रहेगा कि भाई आप तो उन्हें रिकॉग्नाइज करें, फिर दुनिया को कहे कि भाई इनको रिकॉग्नाइज करें और मुल्क को स्टेबलाइज करने की कोशिश करें। अगर आप जयशंकर के कमेंट्स अगर अफगानिस्तान के बारे में आप कॉन्ट्रास्ट करें, तो ही स्पोक वेरी ब्रीफली कि हमने इतने हजार टन उनको गेहूं दिए, हमने इतने हजार उनको वैक्सीन दिए टू हेल्प अफगानिस्तान। वेयर एज यहाँ पे एडवोकेसी कर रहे हैं। इनफैक्ट
जब पैसों की बात की, उन्होंने स्पेसिफिक नंबर सिर्फ अफगानिस्तान के ताल्लुक से दिया, कुछ 4.2 बिलियन उन्होंने अफगानिस्तान के लिए मांगे हैं। एंड देन ऑफ कोर्स देन ही टॉक्ड अबाउट टेररिज्म। अलबत्ता जयशंकर की स्पीच काफी इंटरेस्टिंग थी। बिल्कुल इंडिया के मसाइल कम ग्लोबल मसाइल पे ज्यादा तवज्जो थी। उन्होंने मुझे इंटरेस्टिंग लगा कि शहबाज शरीफ डिड नॉट टॉक अबाउट द 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस, और जयशंकर ने उसी से शुरू करा कि हम वे सेलिब्रेट, और उन्होंने 3-4 पॉइंट्स को आइडेंटिफाई किया टू से कि इंडिया इन पे कमिटेड है। एक तो उन्होंने जो बात की मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी कि उन्होंने कहा कि इंडिया इज कमिटेड टू 5 पॉइंट, जिसमें पहला पॉइंट तो था डेवलपमेंट वगैरह। जो सेकंड पॉइंट था, उन्होंने कहा लिबरेट आवरसेल्फ फ्रॉम द कॉलोनियल माइंडसेट, और उसका जो एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन, उन्होंने डोमेस्टिक असरात क्या होंगे कॉलोनियल माइंडसेट के, उसका जिक्र नहीं किया। दैट इज ऑब्वियसली एक डिफरेंट एजेंडा है। लेकिन इंटरनेशनल रिलेशंस में उन्होंने कहा टू रिफॉर्म मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस। तो वो जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, बाद में उन्होंने फिर अपनी स्पीच में आखिर में कहा कि इंडिया वांट्स टू रिप्रेजेंट द ग्लोबल साउथ के लिए जस्टिस मांग रहे हैं, और आईजीएन प्रोसेस की बात कर रहे हैं, विच इज रिफॉर्मिंग ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएन की मेंबरशिप। तो ये डीकोलोनाइजेशन से टाई कर रहे हैं कि दुनिया को डीकोलोनाइजेशन का एक तरीका ये भी है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को भी डीकोलोनाइज किया जाए, और बेसिकली इसका मतलब यह है कि इंडिया हैज टू बी पार्ट ऑफ द परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। तो दैट वाज द सेकंड पॉइंट जो इमीडिएटली उन्होंने रेस किया है, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज उन्होंने काफी क्रिटिसाइज भी किया कि एनफ इज एनफ, ये जो प्रोसीजरल डिलेज जो कर रहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज, यूनाइटेड नेशंस और दूसरे मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस के रिफॉर्म, खासतौर से अगर आप वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को भी देखें, वहां भी जरूरत है कि तो जो ग्लोबल साउथ है, दे हैव नो वॉइस रियली इन दीज मेजर ऑर्गेनाइजेशंस। अगर आप देखेंगे चाइना के अलावा और कोई परमानेंट मेंबर भी नहीं है, और चाइना डज नॉट रियली रिप्रेजेंट द ग्लोबल साउथ। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग जवाब सवाल दिखा मुझे। दूसरी चीज, उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे दुनिया से क्या चाहिए, ही वाज टॉकिंग अबाउट हम दुनिया के लिए क्या कर रहे हैं और क्या करना चाह रहे हैं। So he talked about India providing food वगैरह, गंदम की जो इंडिया एक्सपोर्ट्स कर रहा है मुल्कों को। ही टॉक्ड अबाउट वैक्सीन्स, और उन्होंने ये भी कहा कि हमने लोगों को डिफिकल्ट जगहों से इवैक्यूएट करने में मदद की, और आइडेंटिफाई किया कि इंडिया इज नाउ वर्किंग ऑन 700 प्रोजेक्ट्स। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में 700 कोलैबोरेटिव डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स है। और एक बड़ी दिलचस्प कैवियट ऐड कर दी, वी आर वर्किंग विद देम ऑन देयर प्रायोरिटीज। यानी ये तनकीद वेस्ट की भी है, ये तनकीद चाइना की भी है, कि जब हम कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स करते हैं तो जिनके साथ हम कोलैबोरेट कर रहे हैं वो डिसाइड करते हैं कि उनकी क्या प्रायोरिटीज। अगर इंडिया इज वर्किंग इन अर्जेंटीना, तो अर्जेंटीना विल डिसाइड व्हाट द प्रायोरिटीज आर, एंड देन इंडिया विल हेल्प। तो क्लियरली सिग्नलिंग कि यस, वी आर बिकमिंग ए वर्ल्ड लीडर, बट वी आर नॉट गोइंग टू बी हेजेमोनिक। हम डोमिनेट नहीं करेंगे जिस तरह से चाइना और वेस्टर्न ममालिक तो आपके वैल्यूज भी डिमांड करते हैं ना कि बदल जाए, आपका मजहब बदल जाए, अगर आप इस्लामिक स्टेट है तो नॉन इस्लामिक स्टेट बन जाए, इस तरह की डिमांड्स आती हैं वेस्ट से। और चाइना भी थोड़े बहुत डिमांड्स करता है, लिमिटेड, मोस्टली इन द फाइनेंशियल सेक्टर। तो ये कहना चाह रहे हैं कि हम नहीं। और फिर उन्होंने तवज्जो इंटरनेशनल इश्यूज पे की, फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर के बारे में, कनेक्टिविटी के बारे में, गुड गवर्नेंस के बारे में, और एक पासिंग रेफरेंस पाकिस्तान को किया, टेररिज्म फाइनेंसिंग, और धमकी भी दी कि सुपरफिशियल बातें ना करें, और ये जो प्रोसीजर्स है इंटरनेशनल प्रोसीजर्स, इसको आप सीरियस लें, बिकॉज इसके आप खुद शिकार हो सकते हैं। दैट वाज वन पॉइंट दैट ही मेड। बिल्कुल ठीक। लेकिन साथ साथ अगर हम प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की तरफ देखें तो उनकी स्पीच में आपको सिर्फ यही लगा कि वो कश्मीर की और अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं, या कुछ बात उन्होंने ऑफ कोर्स क्लाइमेट की भी की है, मगर आपको क्या लगता है कि आपने जैसे कहा कि भारत क्या दे सकता है दुनिया को, तो पाकिस्तान के बारे में आपको क्या लगता है कि हम किस तरह से बात कर रहे थे? तो उन्होंने कुछ ऑफर दुनिया को तो कुछ नहीं किया, ये पूछा कि दुनिया हमारे लिए क्या कर सकती है, और क्लाइमेट चेंज। तो अभी जो देखिए, पाकिस्तान के ये मसले को लेकर काफी इंटरनेशनल डिबेट्स होने वाले हैं,
because this is going to be इस पाकिस्तान का कंडीशन को लेकर पीपल ग्लोबल साउथ के इंटेलेक्चुअल्स और वेस्टर्न लेफ्ट इंटेलेक्चुअल्स आर गोइंग टू डिमांड रीस्ट्रक्चरिंग ग्लोबल फाइनेंस, क्लाइमेट चेंज वगैरह के इश्यूज पर। लेकिन उससे ये भी होगा कि पाकिस्तान के पास रिकॉर्ड पे भी स्क्रूटिनी हो जाएगी। तो ये देखा जाएगा कि पाकिस्तान ने पिछले 10, 15, 20, 25 साल में कितना तवज्जो दिया टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज इश्यूज, कितना पार्टिसिपेट किया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कितना इन्वेस्टमेंट्स किया, कितना इश्यू किया। और आपने देखा होगा कि पिछले 15-20 साल से गुड गवर्नेंस का लफ्ज बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो अगर आप वर्ल्ड बैंक और IMF के पास लोन लेने जाएंगे तो वो कहेंगे कि प्लीज शो अस योर रिकॉर्ड ऑन गुड गवर्नेंस, और अब हम आपको ये जब लोन लेंगे तो इसकी गवर्नेंस, अच्छी गवर्नेंस कैसी होगी। तो ये गुड गवर्नेंस हैज बिकम अ कोड वर्ड फॉर करप्शन। तो वो अब आपको मुंह पे तो नहीं बोलेंगे कि भाई आपके मुल्क करप्ट है, हम आपको पैसे भी देना चाह रहे हैं, लेकिन क्या पता कि ये पैसे आप फ्लड विक्टिम्स को पहुंचाएंगे या आप विला खरीद लेंगे स्विट्जरलैंड में इसका। तो ये कहने के बजाय दे विल से कि व्हाट आर द मेजर्स फॉर गुड गवर्नेंस। तो बताएंगे कि हमको कन्विंस करें कि हम जो पैसे आपको दे रहे हैं उसको देंगे। आपको बताया कि मैंने इससे पहले भी पिछले 2 दिन में काफी तनकीद तो नहीं किया, अफसोस जाहिर किया कि इंडिया हैज नॉट ऑफर्ड एड टू पाकिस्तान, मतलब इतनी बुरी चीज में। और आई वाज वेरी क्रिटिकल ऑफ बिलावल भुट्टो का, जो जिस तरह से उन्होंने उस सवाल का जवाब दिया फ्रांस 24 में, उन्होंने नहीं ऑफर किया, हमने नहीं मांगा। इट वाज वेरी स्ट्रेंज। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। तो उसके रेस्पॉन्स में मेरे ही शो के नीचे कई इंडियंस ने जवाब आके लिखे कि 2010 में शायद आपके पास जब फ्लड्स आए थे तो इंडिया हैड ऑफर्ड एन एड ऑफ $25 मिलियन व्हिच वाज रिफ्यूज्ड। पाकिस्तान ने वो मदद रिफ्यूज कर दी, तो फिर उसको यूनाइटेड नेशन से थर्ड पार्टी के थ्रू चैनल करना पड़ा। तो द एक्सप्लेनेशन इज कि अगर हम ऑफर भी करें तो पाकिस्तान वुड रिफ्यूज इट। तो मेरा तो सजेशन ये है कि दैट इज ए ग्रेट थिंग। अगर आप मुझे श्योरिटी है कि आप मेरी एड नहीं मांगे तो मैं बढ़ा के भी कह सकता हूँ, चले मैं आपको $1 बिलियन देता हूँ, और आप कहेंगे नहीं तो मेरे $1 बिलियन भी बच गए एंड आई विल आल्सो लुक गुड। तो आइदर वे आई थिंक इंडिया शुड हैव ऑफर्ड सम एड बिकॉज इंडिया वांट्स टू बी द लीडर अपने इलाके के। वो उन्होंने मतलब जयशंकर ने कहा साफ साफ कि हमने श्रीलंका की मदद की, श्रीलंका को $3 बिलियन का क्रेडिट भी दे रहे हैं टू रिकवर फ्रॉम इट्स करंट क्राइसिस। उन्होंने म्यांमार का भी जिक्र किया, अफगानिस्तान का भी। तो रीजन में अगर इंडिया हेल्प कर रही है तो इंडिया शुड प्रोबेबली हेल्प पाकिस्तान। उससे यह भी हो सकता है कि शायद पाकिस्तान एलीट में नॉट अप्रिशिएट इट बट द पाकिस्तानी मैसेस विल डेफिनेटली अप्रिशिएट इट। दुनिया में ऐसे कई मुल्क हैं जिनके गवर्नमेंट्स आर वेरी एंटी अमेरिकन, लेकिन उनके पॉपुलेशंस आर वेरी सिंपैथेटिक टू अमेरिका क्योंकि दे हैव बेनिफिटेड फ्रॉम सम काइंड ऑफ एड। मैं ऑफ्टन इंडोनेशिया की मिसाल देता हूँ सुनामी के बाद। तो आई थिंक द फर्स्ट पार्ट ऑफ शहबाज शरीफ स्पीच वाज इन द पाकिस्तानी नेशनल इंटरेस्ट, और जो बाकी के जो इश्यूज थे the world is not waiting there to listen. ना तो West is interested in listening to those points और not। और ये कश्मीर का मसला के बारे में मैं आपको एक बात बताता हूँ कि कोई नोटिस नहीं किया कि जो प्रेसिडेंट अर्दोगान की तकरीर थी that clearly signaled कि अर्दोगान has reversed his policy। आपको याद होगा पिछले 3-4 साल से अर्दोगान भी धूम कर रहे थे यूएन में कश्मीर को लेकर, इंडिया के खिलाफ काफी क्रिटिसिज्म। फिर SCO के जो फोरम उज्बेकिस्तान में, वहां पे अनस्केड्यूल्ड मीटिंग हुई इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और टर्की के प्रेसिडेंट के साथ। तो उसके ज्यादा रीड आउट तो नहीं है कि मोदी और अर्दोगान के बीच में क्या डिस्कशंस हुए हैं, लेकिन उसका नतीजा इस यूएन जनरल असेंबली की मीटिंग में साफ जाहिर हुआ, वेयर Erdogan basically said that this is a bilateral issue। यानी वो पिछले 4 साल से उसको इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब वो साफ कह रहे हैं कि दिस इज a bilateral issue, India and Pakistan should make peace on this issue। तो मतलब he said it in such a way that it looked कि he's advocating for Kashmiris, but the net point ये था कि he has taken India's position कि ये मसला bilateral है,
इसको आप थर्ड पार्टी फॉर इंडिया सिंपली रिजेक्ट्स इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट ऑन द कश्मीर मसला। शिमला अकॉर्ड्स के मुताबिक बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान हैव अग्रीड कि वी विल फॉलो द बायलैटरल सिचुएशन, और जब भी इसको इंटरनेशनलाइज करने जाते हैं वो शिमला अकॉर्ड्स के खिलाफ होता है। तो इंडिया की पोजीशन अर्दोगान भी ले रहे हैं, हु इज अ वेरी गुड, used to be a very close partner of Pakistan on this issue. So Pakistanis need to think about it. सर जैसे आप कह रहे हैं कि भारत जो है इंडिया में ऑफर करे, और आप ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान ने तो इनकार ही करना है, लेकिन सर कोई पता नहीं हम हाँ भी कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा सोच के जो है वो ऑफर करेंगे, क्या ऑफर कर रहे हैं, और जो ऑफर है क्या वो डबल करके करेंगे जी। ये तो ऐसा ना हो सर कि वो जैसे एक बख्शी सर कहते हैं ना, लेने के देने ना पड़ जाए। लेकिन सर एक चीज और है, वो ये कि करप्शन तो भारत में भी हुई है और होती है, आप जानते हैं कि पॉलिटिक्स में चलता है। बाकी जो है लोन एक जमाने में इंडिया ने भी लिया, लेकिन आप क्या समझते हैं कि ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से करप्शन होते हुए, और एक आध बार लोन भी इंडिया ने लिया है, वो उसमें से निकल गया भारत, और अब उसकी जो इकोनॉमी है वो ग्रो कर रही है। लेकिन पाकिस्तान जो है वो आपके मुकाबले में, मतलब इंडिया के मुकाबले में काफी छोटी कंट्री है, चले मान लिया करप्शन भी है और लोन्स भी है, हम उसमें से क्यों निकल नहीं पा रहे जैसे भारत निकल गया? ऐसे पाकिस्तान को क्या मुश्किल या कौन सी ऐसी रुकावट आपको नजर आ रही है कि नहीं निकल पा रहे उसमें से? देखिए, एक मेटाफर देता हूं मैं आपको छोटा सा। इमेजिन करें कि आपके पास टांगा है, टांगा जानते ना, जो घोड़े खींचते हैं। जी जी। अगर आपके पास 4 घोड़े हैं, अगर वो एक ही तरफ टांगे को खींच रहे हैं तो वो जरूर जाएगा, दौड़ेंगे। अगर 2 घोड़े इस तरफ खींच रहे हैं, 2 घोड़े उस तरफ खींच रहे हैं, तो टांगा टूट जाएगा। तो पाकिस्तान में जो फोर्सेस हैं, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स वगैरह, वो टांगे को इधर उधर खींच रहे हैं, तो जा कहीं ना रहा। तो इंडिया के साथ ये हुआ है कि शुरू में जो घोड़े थे बड़े सुस्त थे, अब तेज हो गए हैं लिबरलाइजेशन की वजह से। खासतौर से जब सोवियत यूनियन का कोलैप्स हुआ, इंडिया समझ गया कि इट हैज टू जॉइन द ग्लोबल इकोनॉमी, और बहुत तेजी से 91 से 96 तक इंडिया ने लिबरलाइज किया, इट बिकेम पार्ट। और इंडिया का लिबरलाइजेशन वाज, कहना चाहिए कि ग्लोबलाइजेशन के साथ साथ हुआ, तो इंडिया बेनिफिटेड फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन बहुत ज्यादा, लाइक चाइना सबसे ज्यादा, बट इंडिया आल्सो हैज बेनिफिटेड। तो इंडिया के घोड़े अब तेजी से चल रहे हैं, बट मोस्ट ऑफ देम, सिवाय एक घोड़े जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का है, जो उल्टा खींच रहा है इंडिया को बैक, बाकी सारे घोड़े एक अलाइनमेंट में है। तो ये घोड़े हैं क्या? सो इकोनॉमिक प्लानिंग, एंगेजमेंट, फोकस किस पे है आपका तवज्जो। अगर मैं एक बोर्ड मीटिंग में था यहाँ पे, एक सिविल राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के, तो मैंने कहा था कि बोर्ड मेंबर्स को, मैं आपको चिट्ठी देता हूँ, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के 3 प्रायोरिटीज लिख के मुझे बताएं। आपको पता है 6 बोर्ड मेंबर्स थे, किसी के टॉप 3 प्रायोरिटीज वर नॉट द सेम। तो वेयर इज द कंट्री गोइंग? अगर मैं आपको इमरान खान और नवाज शरीफ और आपके जो दूसरे मजीद लीडर्स हैं मिलिट्री को अगर कह दें कि भाई टॉप 3 प्रायोरिटीज क्या है पाकिस्तान के लिए, डू यू थिंक द आंसर्स विल बी द सेम? नहीं, एक चीज ही रहेगी उस पे कॉमन, विच इज कश्मीर। एंड कश्मीर यूं कहिए कि आपकी जेब में बहुत बड़ा सुराख है। इट्स लाइक ए बिग होल इन योर पॉकेट, और इट ड्रेन्स योर रिसोर्सेज, आपकी इंटरनेशनल रेपुटेशन भी। ये जो टेररिज्म का जो लगा हुआ है मसला, FATF ने फिर रिन्यू कर दिया जुलाई में, जिसके वजह से आपको IMF के लोन्स भी कॉम्प्लिकेट करेंगे। दूसरे मुल्क जो इंटरनेशनली अपने डोमेस्टिक लॉज को, बाज वेस्टर्न ममालिक ऐसे हैं कि ये जो इंटरनेशनल रिजीम्स है, दे इम्पैक्ट देयर डोमेस्टिक पॉलिसी। अगर वो आपको मदद भी करना चाहिए, ये FATF जैसे चीजें, वो प्रिवेंट देम फ्रॉम डूइंग दिस, राइट? तो ये सारी चीजें देखने के बजाय, आई थिंक इट इज इंडिया हैज बिकम वेरी क्लियर, इट इज फोकस्ड ऑन इकोनॉमिक एंड मिलिट्री डेवलपमेंट। ये इसके 2 गोल हैं, एंड दे आर मूविंग फॉरवर्ड। दे वांट ए हायर स्टैचर इन इंटरनेशनल रिलेशंस, दे वांट द वर्ल्ड टू रेस्पेक्ट देम, बट दे आल्सो वांट टू हैव अ से इन हाउ द वर्ल्ड इज रीडिजाइन्ड। तो उस पे पूरा तवज्जो है। इंडिया के बिजनेसमैन, इंडिया की गवर्नमेंट, इंडिया के पॉलिटिशियंस, इंटेलेक्चुअल्स और मोर और लेस ऑन द सेम पेज। जो डोमेस्टिक एजेंडा है उस पे इख्तलाफ है इंडिया में, और वो इख्तलाफ उस लेवल तक नहीं आया एट द मोमेंट दैट इट इज कॉजिंग डिसफंक्शनैलिटी, यानी घोड़े। आप अपोजिशन की बात कर रहे हैं ना, कि अपोजिशन तो एनीवे कुछ और बात कर रही होती है इंडिया में भी। वो अभी भारत जोड़ो मार्च के वो क्या है, वो भी चल रहा है वहां पे। ये सब
करेक्ट है, और शास्त्री अगर आप जयशंकर की स्पीच को थोड़ा ज्यादा गौर से सुने तो यू कैन सी अ लॉट ऑफ अंडरटोन्स ऑफ द इमर्जिंग हिंदू आइडेंटिटी भी। फॉर एग्जांपल वी सी द वर्ल्ड एज अ फैमिली, लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर होते तो जो जो संस्कृत लब्ध है ना, कुटुंबकम, वो बात करते कि हमारी कल्चर, हमारी ट्रेडिशन। उन्होंने जब डीकोलोनाइजेशन की बात की तो ही इज टॉकिंग अबाउट ट्रेडिशनल हिंदू वैल्यूज की बात जिक्र कर रहे हैं कि तो उस पे इंडिया में डोमेस्टिकली इश्यूज है ना, सेक्युलर हिंदूज और हिंदुत्व, वो डिबेट्स की बात कर रहा हूँ कि इंटरनली दैट इज द ओनली बिग इशू इन इंडिया। दूसरे मसाइल हैं ऑफ बैड गवर्नेंस, डोमेस्टिक रीजनल प्रायोरिटीज, बट एवरीबडी जहाँ पे भी ऑपोजिशन भी जहाँ पे भी है, जैसा आंध्रा को ले ले आप, तेलंगाना को ले ले, तमिलनाडु और केरला, वहाँ पे भी फोकस ऑन एजुकेशन, डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंटरनेशनल ट्रेड भी काफी इम्पोर्टेंट है। एक अभी एक बुक रिव्यू पर जयशंकर ने एक इंटरेस्टिंग बात कही कि उनकी पहली मुलाकात नरेंद्र मोदी से चाइना में हुई थी। तो जब जयशंकर वॉज एम्बेसडर टू चाइना और मोदी थे चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, और वो कह रहे थे कि मोदी वहां आके ही वाज सो फोकस्ड ऑन डेवलपिंग इकोनॉमिक ट्रेड्स गुजरात और चाइना के बीच में, इंटरनेशनल ट्रेड, कि ही सेड कि मैं थक जाता था, लेकिन वो दिन भर इसी डिटेल्स ओरिएंटेड माइक्रो मैनेजमेंट। सो अगर आपका लीडर इज इंटरेस्टेड इन माइक्रो मैनेजमेंट में, दैट ही सियासत के अलावा गवर्नेंस पे भी तवज्जो दे रहा है ना, दैट इज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट। हमारे पास यही होता है जब डेमोक्रेट्स आते हैं, मिसाल के तौर पे बिल क्लिंटन और जब ओबामा प्रेसिडेंट थे, दे वुड गेट इनटू द नट्स एंड बोल्ट्स, बट टू गेट इनटू द नट्स एंड बोल्ट्स यू हैव टू बी इन्फॉर्म्ड, आपको इल्म होना चाहिए, इसके बजाय आप तफसील में कैसे जाएंगे, राइट? तो यू नीड लीडर्स जो तफसील में जाए और डिटेल्स में जाए कि मुल्क की क्या पेचीदगियां हैं। एंड ये ना कि सारा दिन कुर्सी के चक्कर में रहे, हाउ टू सेव द कुर्सी, कुर्सी का क्या करें, आई मीन दिस इज पॉलिटिक्स। लेकिन पॉलिसी पे तवज्जो, मुझे हमेशा से शिकायत ये होती थी कि अंडर डेवलप्ड मुल्कों में पॉलिटिक्स ज्यादा, पॉलिसी कम होते हैं, और इलेक्शंस के दौरान भी डिबेट्स वगैरह में भी पॉलिसी पे तवज्जो कम होती है। लाइक स्पेसिफिकली आप बताएं हमारे क्या प्रॉब्लम्स हैं और हम इसका कैसा हल करें। That should what the political debate should be on, right? यानी कि दूसरी चीजें जो हम नॉर्मली सुनने में आते हैं, it is a sign of also the elite। अगर elite सवालें उठाते रहे हैं आप लोग, तो then the leaders will be forced to answer those questions। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सबसे बड़ी बात सर ये कि जो आपने आज की है उसमें ये कि डायरेक्शन जो है वो सबकी एक तरफ है भारत में, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज हों, चाहे एस्टैब्लिशमेंट हो, फौज हो, कोई भी जो मुल्क को चला रहे हैं पॉलिसी मेकर्स। और पाकिस्तान में बिल्कुल ये एक कंफ्यूजन है कि हर पॉलिटिकल पार्टी जो है, चाहे वो पोजीशन में है या गवर्नमेंट में है या एस्टैब्लिशमेंट को कह लीजिए, फौज को, तो उनकी डायरेक्शन अलग अलग है। शायद इस वजह से हम फोकस नहीं कर पा रहे और हम वो चीज अचीव नहीं कर सक रहे जो भारत ने अभी तक अचीव की है। और मेरा ख्याल है इसमें कोई बुरी बात नहीं है अगर हम भारत से सीख लें थोड़ा बहुत, और हम भी यहाँ पे चीजों को थोड़ा सा ऑर्डर में कर लें और हम कोशिश करें कि हम भी इस सारे प्रॉब्लम से निकल पाए, जो खास तौर से जो हमारे ऊपर लोन्स हैं उसके लिए बहुत जरूरी है। जी, मैं जब यहाँ नया नया आया था, मेरे प्रोफेसर एक ईरानियन प्रोफेसर थे, उन्होंने एक बहुत दिलचस्प बात कही थी मुझे अमेरिका के बारे में। तो उन्होंने कहा कि तुम तो इंडिया से आए हो, तुम अमेरिका की डेमोक्रेसी से क्यों इम्प्रेस्ड हो? मैं बोला मैं जो चाहे वो बोल सकता हूँ, जो चाहे वो लिख सकता हूँ। मैं देखो आपके सामने कह देता हूँ हमारे प्रेसिडेंट बुढ़ा हो गया है, आई थिंक ही शुड रिटायर, बहुत हो गई। मैं तो साफ कह रहा हूँ कि अगर वो 2024 में अगर वो इलेक्शन लड़े तो मैं वोट तो नहीं डालूंगा, जाऊंगा भी नहीं, घर में बैठूंगा यहाँ पर। सी आई कैन से दिस थिंग्स एंड नॉट हैव अ प्रॉब्लम। ये नहीं कि कोई मुझे यहाँ डेलावेयर से सुन के गवर्नमेंट को फोन कर पकड़ लेंगे बल। तो मैं कह रहा था, तो उन्होंने कहा देखो तुम तो इंडिया से आ रहे हो, तुमने पॉलिटिकल रेंज देखो। इंडिया में 4 किस्म की मार्क्सिस्ट पार्टीज हैं, मार्क्सिस्ट, आरपीआई, अजीब अजीब नाम थे। तो पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम बहुत वाइड है, 3-4 किस्म के राइट विंग पार्टीज है, सेंट्रिस्ट पार्टीज है। अमेरिका में दोनों पार्टीज आर ऑन द राइट ऑफ द स्पेक्ट्रम, एक दूसरे के लेफ्ट एंड राइट पर हैं, लेकिन अमेरिका में कंसेंसस बहुत ज्यादा है। पीपल डोंट रियलाइज इट। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के बीच में आप देखेंगे फॉरेन पॉलिसी पे भी बाइडेन और ओबामा के, ट्रंप के बीच में बहुत कम फर्क है। पूरी मिडिल ईस्ट पे आइडेंटिकल पॉलिसी है। इंडो पैसिफिक
ट्रम्प की पॉलिसी थी, बाइडेन ने कंप्लीटली उसको एब्जॉर्ब कर लिया। उन्होंने कोई चीज रिवर्स नहीं की। मिडल ईस्ट जेरूसलम का कैपिटल ही है, एब्राहमिक अकॉर्ड्स उसको पुश कर रहे हैं। सो द एलीट इज, थोड़ी बहुत चीजों पे मसले हैं, जैसा कि डोमेस्टिक इश्यूज, कल्चर के ऊपर थोड़े डिवाइड्स बढ़ गए हैं अमेरिका में, इसलिए अमेरिका थोड़ी डिसफंक्शनल हो गई है। लेकिन जब एलीट और ऑन वन पेज, then the country is moving in constant development हो। और अगर the elite are on one page in the right direction, ये दूसरी चीज है, you can be on the one page and going in the opposite direction और तबाही की तरफ, जैसा कि आजकल ईरान में हो रहा है। बट the thing is कि that is very important कि elite में consensus हो, and they both also थोड़ा अपना हाथ ना सियासत में थोड़ा पीछे रखें, कि ये ना कि पार्टी का इंटरेस्ट मुल्क के इंटरेस्ट से ज्यादा अपना सेल्फ इंटरेस्ट, अपने मुल्क के ऐसी चीजें ना करें जो आपके मुल्क को तबाह कर दिए। पिछले 30, 40, 50 साल से ये साफ जाहिर है कि पाकिस्तान का सबसे स्टेबल इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान की आर्मी है। आपके पास जब भी क्राइसिस होती है, दे हैव कम टू द एड। आप उसको कू कर लें, लेकिन जब व्हेनेवर द करप्शन बढ़ जाता है गवर्नमेंट में, दे हैव काइंड ऑफ स्टेबलाइज पाकिस्तान ना। अब ऐसी सूरत हाल आ गई है कि उस पे खतरे मारे जा रहे हैं। ठीक है, इमरान खान साहब की लाइन। इमरान खान इलेक्शन भी जीत जाते हैं, उस प्रोसेस में अगर आपकी एक ही जो स्टेबल इंस्टीट्यूशन है, अगर उसको कमजोर कर देते हैं वो, तो आगे आपकी जो स्टेट की स्ट्रेंथ है वो थोड़ी और डगमगाएगी बनिस्बत। ये जरूरी है कि कीप द मिलिट्री इन द बैरक्स, सियासत में आने ना दे। वो तो जब जरूरत पड़ती है सब लेके आते हैं, इंक्लूडिंग इमरान खान, राइट। तो लेकिन आई हैव अ फीलिंग कि दिस इज एन इम्पोर्टेंट थिंग कि पॉलिटिशियंस रिस्ट्रेन करें अपने आप को, कि हम ऐसा कोई चीज ना करें विच विल कॉज ए ह्यूज डैमेज। इंडिया में जो सबसे बड़ा एक सच क्राइम हैपेंड वाज इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी करी थी, एंड शी वाज मिसगाइडेड, और इसलिए फॉरेन इलेक्शन भी करा दिए, एंड शी लॉस्ट। शी थॉट शी वाज गोइंग टू विन बिकॉज़ शी वाज मिसगाइडेड। लोग कहते हैं कि इंटेलिजेंस भी इंदिरा गांधी को मिसगाइड की थी, सो शी हैड नो सेंस ऑफ व्हाट वाज हैपनिंग इन द कंट्री। तो वो उस तरह के सेल्फ ब्लोज ना डालें, दैट शुड बी द रूल। ओबामा का एक बहुत अच्छा इंटरव्यू है अटलांटिक मंथली में, तो उनसे पूछा कि प्रेसिडेंट का सबसे बड़ा रोल क्या है, तो ओबामा ने कहा था कि डोंट डू स्टूपिड शिट। ये सबसे बड़ा गाइडिंग प्रिंसिपल है मेरा, कि डोंट डू स्टूपिड शिट, कि ऐसी चीजें ना करें जो बेवकूफाना हो और नुकसान पहुंचाए, खास तौर से मुल्क के लिए। एंड दिस इज एन इम्पोर्टेंट चीज दैट हैज टू बी, मतलब पॉलिटिकल कल्चर और एथिक्स में ये चीज आनी चाहिए। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और अगेन मैं फिर कहूंगी कि वैसे लोग ये भी कहते होंगे, क्योंकि मैं हर बार तारीफ करती हूँ डॉक्टर जयशंकर की, आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ हिम। और जिस तरीके से वो फॉरेन पॉलिसी को लेके चले हैं और जैसे आगे बढ़ा है भारत, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी हर कंट्री के साथ आपके टर्म्स जो है वो ऑलमोस्ट ठीक ही है, और हमारे आजकल हर कंट्री के साथ प्रॉब्लम ही चल रहा है। तो वो चीज भी मेरा ख्याल है बहुत पाकिस्तान को उनसे सीखने की जरूरत है। और ऑफकोर्स इकोनॉमी में तो आप लोग गए ही हैं आगे, तो आई विश के एज अ पाकिस्तानी मैं चाहूंगी कि पाकिस्तान भी इसी तरीके से आगे बढ़ पाए। और बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया, बहुत आपसे सीखने को मिलता है, बहुत अच्छा लगता है बात करके। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच आरजू जी, और आपके सुनने वालों को सबको सलाम मेरी तरफ से। थैंक यू सर।